गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता यार। और हम लोग आज अपने सिलेबस के अगले चैप्टर को शुरू करेंगे, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी या फिर प्रकाश, जो बच्चे क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, अभी जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्जाम्स को लेकर के अपने माइंड में सेट कर चुके हैं कि एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो बता दें आपके एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक पॉलिटेक्निक्स, जो किसी भी स्टेट का हो, यूपी, दिल्ली, झारखंड, बिहार, उसका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन और बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज जिसमें से आपसे सवाल 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहले समझ ले कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के बारे में क्लास 10 में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत जो हमें देखने के लिए काबिल बना सकता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि जो हमारे लिए देखना संभव कर पाता है। तो ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत जो चीजों को दिखने लायक बना सके, वह कहलाता है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा ही है और ऊर्जा का एक ऐसा रूप जिसके मदद से हम चीजों को देखें। तो आज प्रकाश चीज है। उसके बाद अगर किरण बात किया जाए तो किरण का मतलब होता है कि प्रकाश की पथ को, प्रकाश के पथ को, रास्ते को हम लोग किरण कहते हैं। मतलब जिस रास्ते से प्रकाश हमारे तक पहुंच पाता है, उस रास्ते को कहा जाता है किरण। ठीक है, तो प्रकाश के बाद हम लोग जान गए कि किरण क्या होता है। तो किरण हुआ कि जिस किसी भी रास्ते से प्रकाश हम तक। अब है कि हम लोग देखते चीजों को कैसे है। क्लास 10 में भी पढ़े हैं, उससे पहले भी हमें जानकारी थी, 6-7 में भी इंट्रोड्यूस किया गया। चलो उन सब चीजों को भूल जाते हैं और यहाँ पर ध्यान दें कि हमें चीजें दिखती कैसे। और इस चैप्टर्स की भी सारा किरण प्रकाशिकी या फिर प्रकाशीय यंत्र किस तरह से काम करता है, उसके सिद्धांत का आधार की चीजें हमें देखने लायक है। तो कहा जाता है कि जो प्रकाश है और जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश बोलने का मतलब हम किरण के लिए बात करें, क्योंकि हमें प्रकाश के रास्तों से लेना देना है। प्रकाश के मेन ऊर्जा स्रोत से हमें लेना देना नहीं है, प्रकाश के रास्ते और किरण से। तो ये जो किरण है वो ग्रुप में, समूह में हम तक पहुंचते। पहले तो समझा जाए कि किरण जो स्रोत से निकलता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट तक, वस्तु तक किस तरह से मिलता है, तो समूह में। समूह कहने का मतलब है कि यह किरण एक अकेला प्रकाश किस तरह से, इस तरह से मोशन करता हुआ नहीं मिलेगा। इस तरह से अकेला कोई प्रकाश नहीं है जो आपको चलता हुआ मिलेगा। ये जब भी मिलेगा तो एक समूह में, जो समूह बहुत सारे प्रकाश को एक साथ या बहुत सारे किरणों को एक साथ रखते हैं। ठीक है, आप अगर प्रकाश की किरणों को देखिएगा तो किरण आपको समूह में मिलेगा और इन किरणों के समूह को कहा जाता है किरण पुंज। ठीक है, प्रकाश हम समझ गए, किरण क्या था, किरण समझ गए। प्रकाश ऊर्जा का रूप हुआ जो चीजों को देखने लायक बना। किरण प्रकाश के पथ को बोले, ये पथ है और यह पथ जो ग्रुप में चल रहा है, वो ग्रुप में, समूह में चल रहा है, उस समूह को कहते हैं किरण। अगर हम किरण पुंज पर गौर करें तो हमें किरण पुंज किस तरह से दिखते हैं, उस चीज को देखा। तो हम कभी कभी देखते हैं कि प्रकाश कहीं से आ रहा है तो सीधे रात पर एक के पैरेलल में एक दूसरा, मतलब एक दूसरे के समानांतर में बहुत सारे प्रकाश इस तरह से दिखते हैं। एक प्रकाश दूसरा प्रकाश और इस तरह से दिखता है, लगता है कि बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर में हों। या फिर अगर आपको बोलते हैं तो प्रकाश की किरणें किसी एक जगह पर मिलती हुई महसूस, और या फिर प्रकाश की किरणें यहां से एक जगह से बाहर निकलती हुई महसूस। हमें तीन ही तरह प्रकाश किरण मिलते हैं और ये तीनों किरण पुंज के आधार पर ही हम आज की क्लास को, ये तीनों किरण पुंज के हिसाब से इसे कहा जाता है समानांतर किरण पुंज। इसे बोलते हैं अभिसारित, क्योंकि एक ही पॉइंट पर अभिसारित होती है, तो अभिसारित किरण पुंज। और ये है अपसारित, अपसरण का मतलब है फैलना, तो एक ही पॉइंट से ये चूंकि अपसारित होता हुआ दिख रहा है, तो ये अपसारित किरण पुंज कहा जाता है।
तो प्रकाश की किरण पुंज के बारे में हमारा एक छोटा सा अनुभव रहा कि प्रकाश की किरण पुंज मतलब कि या तो समानांतर होगी, अभिसारित होगी, अभिसारित होते हुए या अपसरित होते हुए एक पॉइंट से निकलते हुए मिलेगी, और ये तीनों तरह के पाथ हमें देखने के लिए मिल सकता है, ये किरण पुंज हो सकता है। अब हम लोग जो बात कर रहे थे कि हम तक प्रकाश कैसे पहुंचता है, तो प्रकाश हमसे तक उसी तरह से पहुंचता है कि जैसे मान लो कि कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर किसी गोटी को या फिर आप कैरम बोर्ड खेल रहे हो तो जिससे हिट करना चाहते हो पिन तक, तो आप पिन के रीच में ना होते हो तो एक दूसरे से टकरा। इसी तरह से प्रकाश हमारे पास सीधे रूप से अगर पहुंचेगा तो हम चीजों को देख नहीं पाते, लेकिन जिस किसी भी चीजों को देखना चाहते हैं प्रकाश उससे टकरा कर आती है और उसकी आकृति हमारे मस्तिष्क को पहले आंख की सहायता से। अब देखते हैं यह जो प्रकाश हम तक पहुंचा उस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया में प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर हम तक आई, उस प्रक्रिया में क्या ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो हम वो प्रक्रिया जिसमें बोल रहे हैं कि प्रकाश पहले आएगी और किसी वस्तु से टकराएगी और तब हम तक पहुंचेगी, इस प्रक्रिया को एक स्पेशल नाम से जानते हैं जिसे कहा जाता है प्रकाश का प्रवर्तन, जो आप क्लास 10th में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। मतलब प्रकाश का प्रवर्तन मतलब किसी स्रोत से प्रकाश का आना और किसी सतह पर टकरा करके वापस चले जाना, इसे कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। और हम किसी भी चीजों को कैसे देख पाते हैं, तो स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचता है और तब हम देख पाते हैं, या फिर सीधे बोल सके कि प्रकाश जो है किसी वस्तु से परिवर्तित होकर के हमारे आंखों तक आता है और हम चीजों को देख पाते हैं। तो आज देखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन को। तो प्रकाश के प्रवर्तन को समझ ले तो समझे कि अगर यह हमारा सतह है जिस सतह पर हम प्रवर्तन को देखना चाहते हैं, यह सतह को हमने नीचे से कलई कर दिया और इस सतह को बनाया है अपारदर्शी सतह। ठीक है, और इस अपारदर्शी सतह में हम अभी प्रकाश के प्रवर्तन को देख रहे हैं। इस अपारदर्शी सतह में मान लिया जाए कि किसी स्रोत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है। यह प्रकाश की किरण है जो किसी स्रोत से आ रही है। पढ़ने के लिए हम लोग बहुत सारे किरणों को ले सकते थे, लेकिन हम लोग पढ़ाई को क्लियर कर सके इसलिए किरण को एक किरण को लिए, जिसमें यह किरण आई और सतह पर आकर के टकराई। चूंकि यह किरण पार नहीं जा सकती, वस्तु अपारदर्शी है, तो टकराएगी तो हम कहेंगे कि टकराने के बाद वापस तो जाएगी। सिंपल, आप कैरम बोर्ड जो खेलते हो, कैरम बोर्ड खेलते हो तो आप क्या करते हो, स्ट्राइकर से यहां अगर हिट करते हो जो पार नहीं जा सका तो ये वापस आए इस तरह, मतलब कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर की तरह जैसा कि वहां। तो हम ये प्रक्रिया को देख लिए कि किरण आई और सतह से टकराया और वापस। लेकिन इस प्रक्रिया में एक फिक्स पैटर्न है। वो फिक्स पैटर्न क्या है जो कैरम बोर्ड से हम थोड़ा समझेंगे। हम अगर देखते हैं कि कैरम बोर्ड में इस तरह से हिट करेगा तो हमारा रिबाउंड इस तरह से, लेकिन अगर यहीं पर स्ट्राइकर यहां रख करके हिट यहां करे तो रिबाउंड यहां। इस सब प्रक्रिया में देखा जाए तो कहा जाता है कि जितने बड़े एंगल से हम हिट करेंगे उतना ही बेहतर से वो रिबाउंड, मतलब जितना दूरी से मारेंगे, जितना तिरछे मारेंगे उतना ही तिरछे आपका बाउंस बैक। प्रकाश भी उसी नियम को फॉलो करता है। कहता है कि किसी अगर वस्तु पर जो अपारदर्शी सतह है, अपारदर्शी सतह में पर अगर कोई किरण जा रही है तो ये एक फिक्स नियम को मानेगी। नियम क्या होगा तो समझा। तो नियम को थोड़ा सा समझ रहे हैं, और नियम को समझने से पहले कुछ नामांकन को समझ ले जो नियम के एक्सप्लेनेशन में यूज। पहला नामांकन कि जो स्रोत से आ रही किरण है उसे कहा गया कि यह आपतित किरण होगा। ठीक है, तो पहला नामांकन यह हुआ कि जो स्रोत से किरण आपके सतह पर आ रही है उसे हम आपतित किरण कहेंगे। दूसरा नामांकन, सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं।
ठीक है। आपतित किरण या फिर बोल सके कि आपतन बिंदु मतलब जहां पर वो सतह से टकराई है उस आपतन बिंदु पर सतह के ऊपर बनाए गए लंब को अभिलंब करते हैं। ठीक है। सतह पर जो पॉइंट जहां पर आपतित किरण टकराई थी उसी पॉइंट पर हमने लंब बना दिया, 90 डिग्री के कोण समकोण को बना दिया, तो इसे कह रहे हैं कि यह अभिलंब। अगला नाम कह रहा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण के नाम से जाना जाता है। यह हमारा होगा आपतन कोण, जिसे हम आई से जोड़ेंगे। ठीक है। दूसरी बात कि अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम बोलेंगे परावर्तन कोण, और जिसे हम आर से जानेंगे। ठीक है। ये हमारे थे नामांकन से जुड़े हुए कुछ विशेष नाम जो हमें प्रकाश के प्रवर्तन में पढ़ने हैं और जानने। ठीक है। अब इन नामांकन को अगर आप जान रहे हो, इन नामांकन को अगर जान गए, पहचान गए, तो अब चीजों को किस तरह से या प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या कहता है उसे समझने की कोशिश। तो प्रकाश के प्रवर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण, आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक बिंदु पर एक ही प्लेन या एक ही सतह में होने चाहिए। सतह करने का मतलब है कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये किरण आई टकराए और इस साइड में रिवॉल्व, इस किरण आई और इसी साइड जाए, मतलब इसी सतह में, इस बोल्ट की सतह से वो बाहर नहीं निकलेगा। अगर आपतित किरण और अविलंब एक सतह में है तो तीसरा भी एक ही सतह। तो पहला नियम जो प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम है वो ये कहता है कि आपतित किरण, अविलंब, प्रवर्तित किरण एक बिंदु पर समान सतह में होंगे, मतलब एक ही बिंदु पर होंगे और एक ही सतह में होंगे। इस नियम को पहला नियम बोला जाता है प्रकाश का प्रवर्तन। दूसरे नियम की बात किया जाए तो कहता है कि अगर यह प्रवर्तन है तो आपतन कोण और प्रवर्तन कोण का मान बराबर होगा। मतलब प्रकाश के प्रवर्तन का नियम 2 कहता है कि आपतन कोण बराबर टू प्रवर्तन कोण। ठीक है। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बस एकदम सिंपल सा प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। चीजों को समझने के लिए जो भी डायग्राम में जो नाम वाली बात थी, स्पेशल नाम था, वो आपके सामने है। कहा गया आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, अविलंब एक बिंदु पर एक सतह में होंगे। दूसरा आपतन कोण और प्रवर्तन कोण बराबर, मतलब जितने एंगल से आएगा उतना ही एंगल से जाएगा। तो कहो इसमें नई बात क्या है, तो ऑब्वियसली हम लोग नई बात आज नहीं जान रहे। हम लोग आज अपनी पुरानी बात को केवल कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ लेते हैं, और कॉन्सेप्ट प्रकाश का प्रवर्तन जो कि हमें इजीली। अब हम लोग समझे कि दर्पण को, कि ये प्रवर्तन हमारे पास किस तरह से दर्पण में काम करता। ठीक है। क्योंकि हम सिलेबस के चीजों को जान रहे हैं और हम ये वीडियोस को स्पेशली बना रहे हैं आपके फील्ड बोर्ड, और साथ साथ अगर आप एंट्रेंस टेस्ट जैसे कि पॉलिटेक्निक के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बेसिक लेवल पर जेई में जो हिंदी मीडियम में जो बच्चे तैयारी। ठीक है। तो आज हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि दर्पण क्या होता है। तो समझा, दर्पण एक ऐसा वस्तु है जिसका एक सतह परावर्तित और दूसरा सतह कलई किया रहे ताकि या बोल सके अपरावर्तित बनाए। मतलब दर्पण एक ऐसी वस्तु जिसकी एक सतह को परावर्तित सतह, मतलब जहां प्रकाश आए और टकराए और चला जाए, और दूसरी सतह को कलई करके अपरावर्तित अपारदर्शी सतह को बनाया जाए। यह प्रवर्तित सतह है। ठीक है। और यह कलई की गई।
रहा बात दर्पण के प्रकार पर, तो दर्पण हमारे पास दो प्रकार के हो सकते हैं। एक है समतल दर्पण, समतल दर्पण सीधा जो दिख रहा है, ठीक है, इसे बोले समतल दर्पण। और एक हो सकता है गोलीय दर्पण, जिसे बोला जाता है वक्र दर्पण। आप यह दर्पण जो वक्र है, जिसकी परावर्तित सतह या फिर एक सतह वक्र हो, उसे कहा गया गोलीय दर्पण। तो हमारे पास गोलीय दर्पण में एक और प्रकार मिल सकते हैं। तो दर्पण की बात किए तो एक ऐसी वस्तु जिसका कांच की बनी, एक ऐसी वस्तु जिसकी एक सतह प्रवर्तित सतह हो और दूसरा सतह कलई की गई हो, उसे कहते हैं दर्पण। और दर्पण में एक हमें मिलेगा समतल दर्पण और दो मिलेंगे हमें गोलीय दर्पण, ठीक है। इनके विशेष नाम हम डिस्कस करें। अब है कि इस गोलीय दर्पण में हमें समझना है कि हम किस तरह से चीजों को काम करेंगे, तो समझे। तो क्लास 10th में हम लोग इस पर इमेज बनाना, मतलब कि प्रतिबिंब का निर्माण करना सीख चुके। अब उन्हीं प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हम कुछ बिंदुओं को जानने की कोशिश करते हैं गोलीय दर्पण। तो हम गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख्य बिंदु को जानने की कोशिश करते हैं। पहले चीज गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होंगे। पहले गोलीय दर्पण जिसे कहा जाता है अवतल दर्पण, ठीक है, मतलब एक ऐसा दर्पण जिसके एक ऐसा दर्पण जिसका अंदर का भाग या भीतरी भाग प्रवर्तित सतह हो और बाहरी भाग कलई की गई हो, उसे कहेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि दूसरा गोलीय दर्पण होता है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या है, तो कहा गया कि जिसका बाहरी भाग प्रवर्तित सतह हो और अंदर वाली बात, जिसका बाहरी भाग प्रवर्तित सतह और अंदर वाली भाग को कलई किया गया है, तो इसे कह रहे हैं उत्तल, ठीक है। तो ये हुआ अवतल दर्पण, यह हुआ उत्तल दर्पण, ठीक है। अब है कि यह जो गोला, जो आपने अभी गोलीय दर्पण का जो भाग लिया है, या किसी न किसी से सिंपल समझो कि अगर ये बना हुआ ये आकृति है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के गोले से ये काट के निकालेंगे, ठीक है। और ये भी आकृति बना है, तो ये कुछ इस तरह के गोले से काट के निकालेंगे, ठीक। तो कहा गया कि अगर ये गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग है, तो उस गोले के केंद्र को, क्योंकि गोला होगा तो उसका कहीं ना कहीं एक केंद्र बिंदु होगा, उस केंद्र को कहा जा रहा है वक्रता केंद्र, ठीक है। तो गोलीय दर्पण वो उत्तल हो या अवतल हो, वो गोलीय दर्पण जिस किसी भी गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को कहा जा रहा है वक्रता केंद्र, ठीक है। दूसरी बात, गोलीय दर्पण के जो भी गोलीय दर्पण आपने बनाया है, इसके कहीं ना कहीं जो भी आप लंबाई के बना रहे हो गोलीय दर्पण, उसकी मध्य बिंदु को लो, ठीक है। गोलीय दर्पण में कहीं ना कहीं आपको एक मध्य बिंदु होगा, जिसे बोला जा रहा है ध्रुव, ठीक है। तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, जो उसकी रचना संरचना की मध्य बिंदु होगी, उसे हम बोल रहे हैं ध्रुव, ठीक है। डेफिनेशन एकदम माइंड में सेट करते जाइए। ध्रुव किसे कहा, तो इस गोलीय दर्पण की संरचना के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण की संरचना के मध्य बिंदु। अगली चीज, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा। वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा, मतलब अगर आप स्केल लेकर के ये लाइन बना रहे हो वक्रता केंद्र और ध्रुव से, तो इस रेखा को या इस अक्ष को मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है।
वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अगला देखें तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच मध्य बिंदु को कहा जाता है फोकस। ठीक है, यह मध्य बिंदु है वक्रता केंद्र और ध्रुव, जिसे हम बोल रहे हैं फोकस। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के मध्य बिंदु को हम बोल रहे हैं फोकस। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियोस के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं जहां पर चीजों को समझ ले कि हमारे गोलीय दर्पण में क्या क्या नाम है। और अगली वीडियोस में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है, तो अगले वीडियोस में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियोस के लिए थैंक्स। और जितने भी बच्चे आपके हिंदी मीडियम के क्लास 12 की बोर्ड पॉलिटेक्निक्स की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके ग्रुप्स में इस वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। ऑब्वियसली इनके लिए फायदेमंद होगा। आपके सारे एग्जाम्स, जो भी बोर्ड के भी एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम, उनके सारे क्वेश्चंस के साथ हम डिस्कस करेंगे। आपके कोई भी पर्सनल डाउट्स हो आप कमेंट्स में डालिए, उसको भी डिस्कस किया जाए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।